बंगाल को चाहिए आर्थिक नवजागरण। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, भारत जो कल सोचता है उसे बंगाल आज सोच लेता है। उसकी यह स्वतंत्रता के समय की पश्चिम बंगाल के लिए सटीक थी। बंगाल सांस्कृतिक और सामाजिक नवजागरण के साथ साथ देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास का भी केंद्र था। और कलकत्ता, अब कोलकाता, उसकी मुकुटमणि था। स्वतंत्रता के बाद उद्योग और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कोलकाता ही था। उसकी जीडीपी शंघाई के बराबर थी और औसत आय उससे भी अधिक। देखिए, एक कोस्टल रीजन एरिया है और ऊपर से उसकी जीडीपी मतलब काफ़ी बड़ा एरिया था कोलकाता। अंग्रेज़ों ने आकर के उसे और भी ज़्यादा डेवलप किया। उसके बावजूद भी जो झारखंड से जो है वहाँ से लोहा और कोयला का उत्पादन होता था, जिसकी वजह से जीडीपी ऑलरेडी बढ़ेगी बढ़ेगी, यानी आय का स्रोत भी वहीं पे मिल गया था, जिसकी वजह से कोलकाता एक अच्छा व्यापारिक केंद्र बन गया था। देश की 1/4 वस्तुओं का उत्पादन अकेले बंगाल से होता था। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ सब चीज़ की साधन आसानी से मिल जाते थे और देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान बंगाल का ही था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद और ख़ासकर 60 के दशक के बाद से बंगाल और कोलकाता की किस्मत में ऐसी पलटी खाई कि आज इस राज्य में 3% से भी कम वस्तुएं बनती हैं। अब देखिए, इस राज्य में 3% से भी कम वस्तुएं बन रही हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो भी कच्चा मटेरियल है उसका सही से शोधन नहीं हो पा रहा, राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, जीडीपी में उसका योगदान घटकर केवल 5.6% रह गया है। प्रति व्यक्ति आय में भी वह पहले के स्थान से फिसलकर 21वें पायदान पर चला गया है। राज्यों के मानव विकास सूचकांक में भी वह 22वें से 25वें पायदान पर पहुंच गया है। उड़ीसा भी उससे आगे निकल चुका है। इस पतन का असली कारण बंगाल की राजनीतिक आर्थिक विषमता और कानून व्यवस्था में छिपा है, जिसे राज्य सरकारों ने अपना अलग नज़रअंदाज किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर उद्योग धंधे जब पनपेंगे जब वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है वो ठीक रहेगी। एक तो फ़िलहाल वो ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। देखिए, स्पष्ट रूप से कहूँ तो वो मुस्लिम सपोर्ट की वजह से आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी बहुत बढ़ गई है और पश्चिम बंगाल पूरा मुस्लिम एरिया है। तो जो वहाँ के बंगाली होते हैं वो पश्चिम बंगाल के सपोर्ट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उनकी राजनीतिक स्थिति है वो ठीक से चल नहीं पाती है, जिसकी वजह से आर्थिक विषमता उसमें आती रहती है। और जब कोई भी संविधान है, मान लो कि वहाँ पे भारतीय संविधान है, वो मुस्लिम इफ़ेक्ट की वजह से पश्चिमी बंगाल से इफ़ेक्टेड हो जाए तो कानूनी व्यवस्था वैसे ही टूट जाएगी। यानी कि राजनीतिक स्थिति से भी पतन हो जाएगा, आर्थिक स्थिति से भी पतन हो जाएगा और कानूनी स्थिति से भी पतन हो जाएगा। कारण क्योंकि जनता, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुस्लिम सपोर्ट में हो जाएंगी और मुस्लिम वाले पश्चिम बंगाल के सपोर्ट में होंगे, क्योंकि वो भी टोटल शासन उनका मुस्लिम शासन है। उनको लगता है कि मुस्लिम शासन अच्छा होता है। अरे कैसे कह दें कि मुस्लिम शासन अच्छा होता है? अगर इतना अच्छा शासन होता तो जितनी भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वो गरीब क्यों हो रही हैं? दूसरी बात, उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो इस तरह से टूटी हुई रहती है कि कभी भी सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। और इस तरह से कमियां देखी जाए, सीधी बात है, जनता में से एक का दुक्का नोबेल प्राइज़ ले करके आते हैं तो उसे एक अच्छी सरकार भी नहीं बना पाते किसी भी मुस्लिम कंट्रियों की। तो उसे हम अच्छी व्यवस्था कैसे कह लें? तो बंगाल की जो व्यवस्था है वो राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल के सपोर्ट में पहुंच जाती है और बांग्लादेश के सपोर्ट में आ जाती है। आर्थिक रूप से भी वो जब राजनीतिक रूप से पहुंचेगा तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होएगा ही होएगा और कानूनी रूप से वो बांग्लादेश के सपोर्ट में जाती है। तो इस तरह से जो राज्य व्यवस्था है वो ठीक से काम नहीं कर पाती है, जिसे राज्य सरकारों से लगातार नज़रअंदाज किया गया है। आपको लगता नहीं है वो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इसी तरह से जाती है कि वो जैसे बांग्ला भाषी हो गया या हिंदू मुस्लिम विवाद हो गया या इस तरह से विवाद बनता है कि जो कि वो अलग सिचुएशन बन जाती है। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से जो है कोई भी कंपनियां अपनी वहाँ पर व्यापार नहीं कर पाती हैं। कारण क्या है? क्योंकि भाई हर कंपनी को प्रॉफिट चाहिए और वो प्रॉफिट इतना दे नहीं पाती, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से चलती है उसका पूरा असर पड़ जाता है। अब बात आई कि कम्युनिस्ट पार्टी और न्यू कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी को बनाने के बाद से थोड़ा सा न्यू कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, यानी कि उसमें कुछ सुधार किए
वो सुधार हमारे इंडिया में लागू हो नहीं पाते, जबकि चाइना ने उसे बहुत आसानी से फॉलो करवा दिया। तो जिसकी वजह से उनकी जो राजनीतिक स्थिति है मजबूत बन गई, और जबकि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, वो न्यू कम्युनिस्ट पार्टी को न्यू कम्युनिज़्म को सही ढंग से फॉलो कर नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो टूट जाती है। बल्कि उसकी जगह पर जो मुस्लिम मुस्लिम अपने जो सरकार मुस्लिम सपोर्ट होने की वजह से मुस्लिम कानून को वो लोग फॉलो करने लगते हैं, जिसकी वजह से सरकार पूरी तरह से नज़रअंदाज हो जाती है, अराजकता बढ़ जाती है, और तरह तरह के और भी विषमताएँ हो जाती हैं। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है। बढ़ती आर्थिक विषमता के कारण 60 के दशक में ही नक्सलवादी के हिंसक आंदोलन का दौर शुरू हो गया, जिस पर अंकुश लगाने में राज्य और केंद्र सरकारें दोनों विफल रही। अब देखिए, नक्सलवादी मेन बात है, जहाँ पर कोयला और लोहा दोनों मिल रहे हैं, वही नक्सलवाद का क्षेत्र बन गया है। और वो पूरी तरह से प्रभावित होने की वजह से ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार उस पर सफल हो पाई है। इससे कानूनी व्यवस्था भंग हुई और राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मझले कारोबारों ने परेशान होकर बड़ी संख्या में पलायन शुरू कर दिया। तो भाई, जब वहाँ पे कानूनी व्यवस्था ठीक से रहेगी नहीं, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है वो धीरे धीरे करके चरमरा जाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से चरमरा जाएगी, तो छोटे और मझले जो कारोबारी होंगे, जिन पर पूरे की पूरी बेस टिकी रहती है, वो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉफिट होगा नहीं, क्योंकि एक नॉर्मल एक व्यापार के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, और वो उसकी सुव्यवस्था उन पर रहेगी नहीं। अंग्रेज़ों के समय क्या था कि टोटल व्यापार जो है नावों के द्वारा होता था, सड़क मार्ग से कम व्यापार और नाव के द्वारा ज़्यादा व्यापार होता था। बड़े बड़े माल की ढुलाई आसानी से हो जाती थी। बढ़ती आर्थिक विषमता के कारण 60 के दशक में नक्सलवादी के हिंसक आंदोलन के साथ शुरू हो गया, जिस पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही विफल रही। इससे कानून व्यवस्था भंग हुई और राज्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मझले कारोबारियों ने परेशान होकर बड़ी संख्या में पलायन कर दिया। देखिए, एक तो आपको पता ही है कि वहाँ पे कारोबारियों की हत्या कर दी जाती है, और मुस्लिम प्रभाव जहाँ पर भी हुआ है वहाँ पर कारोबारियों की बहुत दुर्दशा हुई है। तो और ऐसी स्थिति में छोटे और मझले कारोबारी है अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो और वहाँ की जो चूँकि सरकार भी है वो कमज़ोर हो जाती है, तो जिसकी वजह से वहाँ से पलायन करना पड़ जाता है। 70 का दशक आते आते मजदूर संगठनों के सिंडिकेट बनने शुरू हुए, जिन्होंने बड़े उद्योगों को हड़तालों और घेराव से परेशान करना शुरू किया। वही है, कम्युनिस्ट पार्टी का असर इस प्रकार से हुआ कि बड़े उद्योगों में हड़ताल और घेराव से परेशान हो गए। अभी दिल्ली में भी इसी प्रकार का घेराव और हड़ताल होना शुरू हो गया है। पहले से जमे बड़े उद्योग घरानों ने भी कोलकाता में अपने कारोबार समेटने शुरू कर दिए। जो बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले जो घराने थे, वो भी कलकत्ता से धीरे धीरे करके पलायन करना शुरू कर दिए, क्योंकि जब दंगा होगा और जो बड़े उद्योग छोटे उद्योगों के ऊपर निर्भर रहेंगे, और जब छोटे उद्योग किसी तरह से भी टूट जाएंगे, तो वो जो छोटे उद्योग रहेंगे या मझले उद्योग रहेंगे, वो बड़े उद्योग उन पर डिपेंडेंट होंगे, और वो जब चले जाएंगे तो फिर बड़े उद्योग ऐसे ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए एक छोटी कार की कंपनी स्टार्ट होती है, तो उससे पहले लोहे के पहले छोटे छोटे कई कंपनियां होती हैं, वो सभी अपना अपना माल लाती हैं और इकट्ठा करके वो किसी तरह से पूरी गाड़ी बनती है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी बड़ा उद्योग है, जो कार का बड़ा उद्योग है, उससे रिलेटेड जितने भी उद्योग होंगे वो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो टाटा और बिरला के कारोबारी मुख्यालय मुंबई चले गए, और एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स ने लेकर डनलप टायर तक हुगली के किनारे लगे कारखाने एक एक करके बंद होते गए। अब आप ये देखिए, टाटा और बिरला दोनों ही लोहे की कंपनी है, और लोहा कहाँ मिलता है? उड़ीसा के बॉर्डर एरिया और झारखंड में मिलता है, वहाँ पर लोहा कोयला, जबकि मूल स्रोत वहाँ पर है, नदी वहीं पर, कच्चे माल वहीं पर। इसके बावजूद भी राजनीतिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से वो लोग वहाँ से पलायन हो गए। तो कारोबारी का मुख्यालय सीधे वो बम्बई चले गए, और बम्बई में
तो बम्बई में कोस्टल रीजन तो मिल गया उन्हें, अच्छा व्यापार मिल गया, लेकिन कच्चा माल वहाँ से नहीं मिला, कच्चा माल यहीं से मिला। एम्बेसडर कार बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स से लेकर डनलप टायर तक हुगली किनारे कारखाने वो धीरे धीरे करके, क्योंकि वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट थे तो वो भी चले गए। 70 का दशक दुनिया भर में मजदूर आंदोलनों का दशक था। भारत में कोलकाता ही नहीं, अहमदाबाद और मुंबई के कारखानों के मजदूर भी हड़ताल, घेराव और आंदोलन कर रहे थे। और 70 के दशक की तो ये कहानी है। और इस समय की दशक की क्या है, हॉर्मुज बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा है। हॉर्मुज बंदरगाह के प्रतिबंध की वजह से जो तेल की कीमतों में अंतर आया, और तेल की कीमतों के अंतर की वजह से दिल्ली के आसपास में दंगे हो गए शुरू। तो ये सब चीज़ वो है जो कि किसी भी तरह से बड़े उद्योग को तोड़ देने की काम किया जाता है। जब ये टूट जाते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाती है। इसी दौर में बंगाल की जनता ने वाम मोर्चे को भारी जनादेश दिया और ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने। वे 23 साल के मुख्यमंत्री रहे उनकी, और उसके बाद 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकारों की प्राथमिकता निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देकर उद्योग और रोजगार पैदा करने और उसे बढ़े राजस्व को सामाजिक न्याय के कार्यों में लगाने के बजाय सरकारी नियंत्रण और पुनर्वितरण की रही। देखिए यहाँ पर उन्होंने चूँकि देखिए लॉन्ग सरकार रही है 11 साल और 23 साल, इसकी वजह से निवेश अच्छा हुआ है। निवेश अच्छे होने की वजह से उद्योग धंधे अच्छे बन पे और रोज़गार अच्छे बन पर, लेकिन वहाँ पे राजस्व की सामाजिक न्याय के कार्यों में लगाने के बजाय सरकारी नियंत्रण और पुनर्वितरण में लगाने में पैसा लगाया। वो सही भी किया उन्होंने, सरकारी नियंत्रण में पैसा लगाया। जब वो सरकारी नियंत्रण पे पैसा लगाएंगे तभी जाके स्थिर सरकार आ पाएगी। वो कदम उन्होंने सही उठाया है। और बाकी बात है सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय तो लोगों के रहन सहन के ऊपर डिपेंड करता है। यह वही दौर था जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी माओ की सरकारी नियंत्रण और पुनर्वितरण की नीतियों में हुई बर्बादी से सबक सीखकर विदेशी पूंजी निवेश से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही थी। देखिए ये किसी न किसी तरह से इफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी माओ की सरकारी नियंत्रण और पुनर्वितरण की नीतियों से बर्बादी से सबक सीखकर विदेशी पूंजी निवेश से औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही थी। वो दौर था। तो उसी से प्रभावित तो हमारी भी इंडिया हुई, लेकिन वो नव कम्युनिस्टवाद हमारी इंडिया में नहीं लागू हो पाया, जिसकी वजह से हमारी इंडिया पूरी तरह पिछड़ गई। और जबकि चीन नव कम्युनिस्टवाद लेके आया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से पनप गया। इसके 10 साल बाद सोवियत संघ भी 70 साल की सरकारी नियंत्रण और पुनर्वितरण की नीतियों की नाकामी से भंग हुआ, और उसी का असर सोवियत संघ पर पड़ा। 70 के दशक में नियंत्रण और पुनर्वितरण की भंग हुआ, जिसकी वजह से रूस निजी उद्योगों की तरफ बढ़ा। लेकिन देश में एक दिन आगे देखने वाले बंगाल को यह सब दिखाई नहीं दिया। मतलब वो कि उसी की वजह से रूस भी पूरी तरह से टूट गया, और लास्ट में रूस जो है कई पार्टों में 17 पार्टों में टूट गया, और चीन ने अपने आप को संभाल लिया। तो न्यू कम्युनिस्टवाद ले करके आए, और न्यू कम्युनिस्टवाद को लागू करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। भुगतान संकट में विवश होकर भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई, जिनका लाभ उठाकर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों ने तेज़ी से औद्योगिकरण शुरू किया। पर बंगाल के लोग पलायन करते, उन कारोबारी और घटती औसत आय देखकर भी चुनाव उन्हीं सरकारों को चुनते रहे जो राज्य की अर्थव्यवस्था की चौपट कर रही थी। देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट होने के पीछे जनता का भी इसमें हाथ है। जनता आप देखिए जब से इस प्रकार की एक्टिविटी हुई है, उससे धार्मिक आंदोलन की जो है उन्माद किस तरह से हुए, दंगे भी बहुत हुए हैं। ये सब जो है इफ़ेक्ट जो है उद्योग को पूरी तरह से प्रभावित करता है। एक उद्योग वाला केवल वहीं पैसा लगाता है जहाँ पे स्थिर सरकार हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दंगा ना हो, और जितने भी मुस्लिम इफ़ेक्ट होता है उसकी वजह से वहाँ पर दंगा ज़्यादा होने के चांस होते हैं। नतीजा वो पैसा लगाना पसंद नहीं करता है। तो एक व्यापारी की पहली सोच होती है कि वहाँ पर दंगा ना हो, और उसके लिए वो वहाँ पे माहौल देखता है, और जब वो दिखता है कि उसके पास में वहाँ पे आसपास वो मुस्लिम इफ़ेक्ट वाले माहौल है, तो वो बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाए, चाहे वो भले ही वो उससे प्यार से बात करें और भले ही आदर सत्कार की बात करें, जैसे कि दुबई और शेख लोग करते हैं।
इसके बावजूद भी उन पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि शेख लोगों को तो अमेरिका ने चढ़ा के रखा हुआ है। ईरान संकट से विवश होकर भारत सरकार ने भी 1991 में आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई। देखिए, जब देश में आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी तो उन्होंने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए उदारीकरण 1991 में अपनाना शुरू कर दिया, जिसका लाभ उठाकर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य तेजी से औद्योगिकरण शुरू कर दिया। 7 बार वाम मोर्चे सरकारें चुनने के बाद बंगाल के लोगों ने 2011 में तृणमूल कांग्रेस को जनादेश दिया और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बने। यह स्पष्ट नहीं था कि उसकी पार्टी को उद्योगों को आकर्षित करने के लिए जनादेश मिला था या उसे राज्य से भगाने के लिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति में उनका सिक्का ही टाटा उद्योग समूह को नैनो कार का कारखाना लगाने के लिए सिंगूर में दी गई ज़मीन के विरोध में भड़के आंदोलन का नेतृत्व करने की वजह से जमा था। अब ये देखिए, और इसी वजह से शायद जो है नैनो कार की जो है ना उत्पादकता इतनी हो ही नहीं पाई, नहीं तो वरना हमारे देश के लिए नैनो कार सबसे अच्छी रहती, कम बजट में और सभी को आसानी से सुलभ हो जाती। तो नैनो कार तो धीरे धीरे करके पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाई है। अब बहुत सारी पब्लिक अभी भी चाहती है नैनो कार आ जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। कारण उसका ये वो राजनीति है। तो ममता के 15 साल लंबे शासनकाल में भी राज्य में उद्योगों का पलायन जारी रहा और लगभग 6800 छोटी बड़ी कंपनियों ने पलायन किया। अब ये देखिए, ये भी 15 साल शासन किया, यानी कि राजनीतिक स्थिरता के बावजूद भी किसी भी देश में सही से व्यापार नहीं हो पा रहा है, यानी वो स्थिति नहीं बन पा रही। अब ये देखिए, आपकी राजनीतिक स्थिति फिक्स हो गई, आपकी कच्चे माल की जगह स्थिति फिक्स हो गई, आपके व्यापार के लिए नदियों का स्थिति बिल्कुल फिक्स हो गई। और अब तो खैर नदियों से व्यापार नहीं हो रहा है, नहीं तो नदियों का व्यापार होने से ज़बरदस्त स्थिति बहुत बेहतरीन हो जाएगी उद्योग की। और अब रही सवाल आर्थिक स्थिति तो जब भी ठीक हो रहेगी ना, जब बाहर के कोई लोग आकर वहाँ पर कंपनी डालेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं उससे रिलेटेड जो छोटी कंपनियाँ हैं, पहले छोटी कंपनियां हट जाती हैं, अपना उतना उद्योग हटा कर देते, तो फिर बड़ी कंपनियां अपने आप ही हटेंगी, क्योंकि एक दूसरे का रिलेशन होता है। कोई भी बड़ी कंपनी बिना छोटी कंपनी के कोई भी काम कर नहीं पाती है। लगभग 6800 छोटी बड़ी कंपनियों ने पलायन किया और जिसके कारण कर्ज का बोझ जीडीपी की तुलना में 38% की सीमा कर गया। अब आप ये देखिए, अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो छोटी कंपनियां भाग रही हैं तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ममता बनर्जी की सरकार को, चाहे वो छोटी कंपनियां हो, सीधी बात है, उनको बैठा करके अगर उस कंपनी को उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई दूसरी कंपनी इस प्रकार से स्थापित कर जाए ताकि वो वहाँ पर टिक सके। और को पैरेलल में कंपनी चलाने की जो तकनीकी है वो विकसित करवा करके बड़ी कंपनियों को वहाँ पे टिकाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो छोटी कंपनियां हैं, अगर उसे को कंपनी बना करके टिका करके किसी भी तरह से उसे टिका करके बड़ी कंपनियों को आसानी से टिका सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक स्थिति ठीक है। दंगा भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन दंगा फिर भी हो जाता है। और वही बात है कि वो बंगाल के प्रभाव की वजह से वो पूरी तरह से वो अलग थलग हो जाता है। दिखने के लिए वो भारत में है, लेकिन वो बंगाल के प्रभाव की वजह से वो बांग्लादेश की तरफ भाग जाती हैं, जो वहाँ की जो जनता है। और जनता जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुस्लिम सपोर्ट में आ जाती है, मुस्लिम सपोर्ट की आने की वजह से वो मुस्लिम की वजह से वो बांग्लादेश की तरफ भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो लोगों की विचारधारा की जो सोच होती है वो बांग्लादेशी हो जाती है, ना कि वो इंडियन सोच हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिवाइड हो जाता है। और जब जो डिवाइड हो जाता है तो राजनीतिक और स्थिरता आती है। राजनीतिक और स्थिरता की वजह से व्यापार पर पूरा असर पड़ता है, और व्यापार पे असर की वजह से कोई भी तरक्की वहाँ पे हो नहीं पाती है। अब ये सोचिए, सरकारी लोगों को नौकरी देने का मतलब जानते हैं क्या है? वास्तविकता यह है कि सरकारी लोगों को नौकरी देने का मतलब हो गया कि आपने कुछ खर्च ही नहीं किया, आपने सिर्फ कागज़ लिया और कागज़ दिया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन बना करके आपने रख दिया। अब ऐसे तो दिखता है कि आपने बहुत कुछ किया है, उस वास्तविकता यही है कि अगर आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं तो वो नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन बना करके रख दिया आपने।
बजट का 46% जन कल्याण योजनाओं और वोट बैंक बनाने के लिए शुरू की गई लाभार्थी योजनाओं पर खर्च हो रहा है। अब जो है 46% जन कल्याण योजना पर और वोट बैंक बनाने वाली योजनाओं पर खर्च हो रहा है। अब ये देखिए, जो भी बजट बनता है अगर वो प्रोत्साहन में या नए तरह के इनोवेशन में अगर वो खर्च किए जाएं, जो जैसा कि चाइना करता है, तो वहीं पर वो बजट स्थिर हो जाए। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में ख़त्म कर देती हैं वो बजट। अब आप ये देख लिए, अपना वोट बनाने के लिए कितना ज़्यादा फ्री के चीज़ें चलती हैं। जहाँ जहाँ ये फ्री की चीज़ें चलती हैं ना, उन जगह की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डमाडोल हो जाती है। आप सोचिए, कलकत्ता का भी क्या था, लेकिन कोस्टल रीजन रहने के बावजूद, कच्चे माल वहीं पे होने के बावजूद, सारी नदियाँ वहीं होने के बावजूद वो अब विकसित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें एक रीज़न ये भी है, जो फ्री की चीज़ सब में बटी, तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। सब अपने अपने वोट बैंक की वजह से वहाँ पे फ्लॉप हो जाती है योजनाएं। बड़ी कंपनियां वहाँ आ नहीं पाती हैं क्योंकि सरकार पूरी तरह से केवल इसी दान जैसी सिचुएशन पे ख़त्म हो जाती है। इसलिए बुनियादी ढांचा सुधारने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं बच रहा है। वही बात है, जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, आप जो है उसे दान में दे देंगे, तो फिर वहाँ पे लोगों का मन भी बढ़ा रहेगा। लोग जो है आलसी हो जाएंगे, लोग आलसी हो जाएंगे, उसकी वजह से वो कोई भी कंपनी या कोई भी नया काम करने की राज़ी नहीं होंगे। जब तक इनोवेशन में आप पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर वो नया विकास कैसे हो पाएगा? आप विकास का मतलब ही समझ बदल जाता है। आप तो लोगों को सुस्त बना रहे हैं, जहाँ चुस्त बनाने की जगह आप उन्हें सुस्त कर रहे हैं। उन्हें लालच दे रहे हैं कि आप जो है एक नशा करते रहिए। ड्रग्स जैसा नशा होता है ना, कि हर महीने थोड़ी थोड़ी सैलरी देते रहेंगे, तो वो ड्रग्स की नशे की तरह वो आदमी उसी नशे में मस्त रहेगा। तो वो सिचुएशन अगर जब बन जाती है तो सरकार में कोई भी विकास नहीं होता। अगर वही प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो प्राइवेट कंपनियां उसे नए इनोवेशन में खर्चा करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर विकास होता है। तो आर्थिक नीतियों में आमूल चूक सुधार किए बिना यह स्थिति बहुत ही लंबे समय तक नहीं चल सकती। बंगाल की भौगोलिक स्थिति बेजोड़ है। उसके पास देश का सबसे पुराना बंदरगाह है और पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ नेपाल और भूटान का समुद्री व्यापार भी उसी के जरिए होता है। अब आप ये देखिए, नेपाल और भूटान ये दो खास करके समुद्री मतलब आदमी है, यानी कि आपके पास अच्छी खासी व्यापारिक स्थल है, जहाँ पे आप 3 कंट्रियों यानी भारत भी, बांग्लादेश भी, नेपाल भी और भूटान भी, आप इतनी कंट्रियों को अकेला संभाल सकते हैं। लेकिन गलत मानसिकता, गलत नेतृत्व की वजह से वो फ्लॉप हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर इसका एक दूसरे ढंग में सलूशन किया जाए तो वहाँ पर पूर्वी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश होना सबसे ज़रूरी है। जैसा कि ये शाह जी ने कहा है कि वहाँ पर एक केंद्र शासित मिथिला वाला क्षेत्र, जो आसाम और बांग्लादेश का जो मिड पॉइंट है, जहाँ से कट ऑफ होता है, वहाँ पर जो अगर मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए तो वो पूरा का पूरा केंद्र अपना अधिकार हो जाएगा। केंद्र का प्रभुत्व होने की वजह से जनता को इस प्रकार से बांधेगा कि वो व्यापार स्थल ठीक ठाक से हो जाए। जब व्यापारिक व्यवस्था ठीक ठाक होगी तभी जाकर के राजनीतिक स्थिति भी ठीक होगी और लोगों को रोज़गारी मिलेगी। और ये जो अनडेवलप्ड यानी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो अनडेवलप हैं, ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। जब तक वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनेगा तब तक किसी भी चीज़ का विकास मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ठीक हो पाए। और ममता बनर्जी हो या बंगाल की राजनीति, ये पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ये कभी ये नहीं चाहते कि वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन सके। केंद्र शासित प्रदेश बनने से फ़ायदा ये रहता कि जनता और राजनीतिक दल केंद्र से जुड़े रहते हैं। जब तक वो केंद्र से जुड़े रहेंगे तब तक उनकी योजनाओं को वो समझ नहीं पाएंगे और अपनी अपनी हाँकने वाली जो सिचुएशन बन जाती है ना, तो वहाँ पर मामला ख़राब हो जाता है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से बहुत तेज़ी से तरक्की होगी। उनके पास खनिज संपदा अपार है, फिर भी वह देश की विकास का इंजन नहीं बन पाता। कारण है उसके उनकी सिचुएशन। बंगाल को विकास का इंजन बनाए बिना पूर्वी भारत का विकास हो सकता है, ना कि भारत विकास की सही रफ्तार पकड़ सकता है। जब तक वो, मैं तो इस पर शब्दों में ये कहूँ कि अगर बंगाल का विकास नहीं तो पूरे देश का विकास नहीं।
आपको लगता है कि वो पूर्वी भारत का ही संभाल रहा है। वास्तविकता तो अगर उसे देखा जाए तो वो पूरे भारत को ही संभाल रहा है, और ख़ास करके उत्तर रीजन को वही संभाल रहा है। और जब तक वो विकसित नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। और उसको विकसित करने के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर केंद्र सरकार अपना प्रभुत्व बनाए, और केंद्र सरकार प्रभुत्व जब बनाएगी जब वहाँ पर उनका केंद्र शासित कोई प्रदेश होगा, ताकि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके अगर वो तेज़ी से काम करें ताकि व्यापारिक स्थिरता आ सके, कम्युनिस्ट की जगह न्यू कम्युनिज़्म आ सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार संभव हो सके, तभी जाकर ये पॉसिबिलिटी है। बंगाल की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ के मतदाता विकास और कानून व्यवस्था को चुनाव का प्रमुख मुद्दा नहीं बनाते। हाँ, विकास का चुनाव का प्रमुख मुद्दा जब ही बनेगा ना जब बड़ी कंपनियाँ आएंगी, और बड़ी कंपनियों के साथ जो है छोटी कंपनियाँ आएंगी, और छोटी कंपनियाँ जब तक नहीं स्थिर होंगी तब तक जो है बड़ी कंपनी आएंगी नहीं। तमिलनाडु और कर्नाटक के औद्योगिक विकास का एक कारण यह भी है कि वहाँ मतदाता गलत आर्थिक नीतियों पर चलने वाली सरकारों को हर बार बदल देते हैं। तमिलनाडु के अलग केस है, और ये बात भी सही है। आर्थिक नीति गलत अगर आर्थिक नीतियाँ तुरंत ही मतदाता बदल देते हैं, और यहाँ पर भी वो लागू होता है। इसकी वजह से सरकारें भी सजग रहती हैं, और शायद बंगाल के मतदाता के जगाने का भी वक्त आ गया है। तो ये थी हमारी वो समीक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आर्थिक स्थिति समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।